सबसे पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपके जो क्वेरीज होंगी वो टेकअप कर लेंगे। तो इस प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी मीडिया के साथी आए, आपका मैं स्वागत करता हूँ। और आप सब लोगों को मालूम है कि 16 अगस्त को हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा कर दी गई थी। और इस सिलसिले में आज उसकी नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है, और आज से नामांकन भी शुरू हो गए हैं। इसका जो शेड्यूल है वो इस प्रकार से रहेगा कि 5 सितंबर यानी आज से हमारे यहाँ की चारों विधानसभा सीटें हैं जो गुरुग्राम जिले की है, जो कि पटौदी, बादशाहपुर, गुरुग्राम और सोहना, इन चारों की नामांकन प्रक्रिया आज 5 सितंबर से शुरू हो गई है सुबह 11 बजे से। और ये 12 तारीख तक चलेगी। 12 तारीख तक नामांकन पत्र जो है कैंडिडेट शाम को 3 बजे तक अपना दाखिल कर सकते हैं। 13 तारीख तक उन नामांकन पत्रों की जांच होगी, स्क्रूटनी होगी। और 16 तारीख को शाम को 3 बजे तक विड्रॉल की लास्ट डेट है। अगर किसी कैंडिडेट को अपना नामांकन पत्र वापस लेना है तो 16 तारीख की 3 बजे तक ले सकता है। और 3 बजे के बाद जो है सिंबल अलॉटमेंट हो जाएगा, यानी चुनाव चिन्ह जो है वो कैंडिडेट्स को निर्धारित कर दिए जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जो पोलिंग की डेट है हमारी वो 5 अक्टूबर है, काउंटिंग की डेट 8 अक्टूबर। इस सिलसिले में हमने डायरेक्शन जारी की हैं। एक तो आम लाइसेंसेस को लेकर के कि जो भी आम लाइसेंस होल्डर्स हैं वो अपनी रेस्पेक्टिव एरिया के पुलिस स्टेशन में अपना आम लाइसेंस डिपॉजिट कराएं, जमा कराएं। अनलेस एक स्क्रीनिंग कमेटी है सीपी ऑफिस में, अगर किसी को लगता है कि किसी कारण से वो आम लाइसेंस रिटेन करना चाहता है और नहीं जमा कराना चाहता, तो उस स्क्रीनिंग कमेटी में अपनी एप्लीकेशन दे, और उसके डिसीजन के बेसिस पे, थ्रेट असेसमेंट या बाकी और कारणों के बेसिस पे अगर किसी को एग्जेम्पशन दिया जाना होगा तो एग्जेम्पशन दिया जाएगा। जो लिकर है उस पर भी जब साइलेंस पीरियड शुरू होगा, यानी जो चुनाव का हमारा डेट है 5 अक्टूबर, उसके 48 घंटे पहले यानी 3 अक्टूबर की शाम को 5 बजे के बाद से लिकर की सेल पे बैन रहेगा और हमारे लिकर वैंस बंद रहेंगे। सिमिलरली जो हमारे रेस्टोरेंट्स बार्स भी हैं उनमें लिकर नहीं परोसी जाएगी, लिकर की सर्विंग नहीं की जाएगी। सिमिलरली जो काउंटिंग वाला दिन है हमारा 8 अक्टूबर, उस दिन भी सेम प्रोसेस, लिकर वेंट्स बंद रहेंगे। और जो बार रेस्टोरेंट्स हैं उन पे जो लिकर की सेल है वो नहीं होगी। उसके भी आदेश जो है पारित कर दिए गए हैं। इसके अलावा जैसा आप लोगों को मालूम है कि हमारे पूरे जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें लगभग सबसे बड़ा, मैं कहूँगा कि दो सबसे बड़ी हमारी विधानसभाएं, वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हरियाणा की दो सबसे बड़ी विधानसभाएं हमारे यहाँ पे हैं, जो कि बादशाहपुर और गुरुग्राम है। हमारे यहाँ कुल 4 विधानसभाएं हैं, जैसा कि मैंने बताया। टोटल मिला के 14,97,000 हमारे यहाँ वोटर्स हैं। सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर में 5,17,000 हैं, और गुड़गांव में 4,41,000 वोटर्स हैं। पटौदी में 4,54,000 हैं, और सोहना में 4 लाख, पटौदी में 2,54,000 हैं, और सोहना में 2,83,000 हैं। कुल मिला के 14,97,000 वोटर्स हमारे यहाँ गुरुग्राम जिले में पड़ते हैं। बूथ की अगर मैं बात करूँ तो 1504 टोटल बूथ हैं हमारे यहाँ। बादशाहपुर में 518 हैं, जो कि अगेन सबसे ज़्यादा बूथ हैं पूरे हरियाणा में। गुड़गांव में 435 बूथ हैं, पटौदी में 259 है, और सोहना में 292 है। ये हमारा एक जनरल इलेक्ट्रल डेमोग्राफिक्स जो मैं बताना चाह रहा था, इतने लोग हैं। आप लोगों को मालूम है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा जो है माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है, उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स में आ जाता है, और जो आचार संहिता के जितने भी नियम हैं वो सब पे लागू होते हैं। तो 16 अगस्त से ही आचार संहिता जो है लागू हो गई है, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं लगा दी जाती हैं, और ये इंश्योर करने के लिए कि जो कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, और अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में चुनाव लड़ा जाए, चुनाव आयोजित किया जाए। इसी सिलसिले में हमने प्रशासन ने काफ़ी अरेंजमेंट्स की हैं। एक तो जितने भी हमारे शहरों में या रूरल एरियाज़ में, गांव में, चाहे वो नगर शहरों में नगर निगम गुड़गांव हो, नगर निगम मानेसर हो, नगर परिषद पटौदी हो, नगर परिषद सोहना है, और नगर पालिका फरूखनगर है। और इसके अलावा हमारी सारी 160 पंचायतें, इन सब में मॉडल कोड के लिए हमने नोडल ऑफिसर्स लगाए हैं। जो भी नगर निगम के अधिकारी हैं वो नगर निगम एरियाज में, पंचायती अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको ये डायरेक्ट किया गया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के या कैंडिडेट्स के होर्डिंग बैनर्स लगे हैं उनको तुरंत उतारें।
कहीं पे वॉल पेंटिंग्स की गई हैं, पोस्टर्स लगे हैं, पैम्फलेट्स लगे हैं, बैनर्स लगे हैं, उन सबको तुरंत क्लियर करें, क्लीन करें, ताकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन प्रॉपर तरीके से किया जा सके। रेगुलर बेसिस पे इस पे हमारी टीमें काम कर रही हैं। इसके शिकायत के तौर पे भी जो नागरिक हैं उनके पास सी विजिल और 1950 ये दो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। सी विजिल पे ये एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन है जो इलेक्शन कमीशन ने बनाई है सिटीजन ताकि विजिलेंट रहें और एमसीसी के वायलेशंस का की शिकायत हम तक उठा सकें। सी विजिल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर जो भी कोई कंप्लेंट डाली जाती है उसका 100 मिनट में निराकरण किया जाना आवश्यक है। यानी 1 घंटा 40 मिनट में हमारी टीम जो है वो इसका निराकरण करेगी। इसके लिए हमने 20 फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स बनाई है एफएसटीज। जो भी कोई शिकायत आती है कि यहाँ पे होर्डिंग बैनर लगा है, यहाँ पे कोई शराब बांटी जा रही है, इस प्रकार की जो भी कोई शिकायत आती है हम 100 मिनट के अंदर अंदर एफएसटी भेज करके उसका निराकरण करके रिपोर्ट अपलोड कराते हैं। उदाहरण के तौर पे अभी हमारे पास टोटल अब तक 214 ऐसी शिकायतें सी विजिल पे ऑनलाइन आई हैं। तो ये डेली बेसिस पे हर रोज़ 20-30 शिकायतें आती हैं, तो ये संख्या बढ़ता रहता है। 214 में से 211 का निराकरण कर दिया गया है। 182 ऐसी शिकायतें थी जो 100 मिनट के अंदर की गई, यानी 86% कंप्लेंट्स 100 मिनट के अंदर रिजॉल्व हुई हैं। हमारी कोशिश ये है कि आने वाले समय में सारी की सारी कंप्लेंट जो भी कोई हमारे पास आएगी हम 100 मिनट के अंदर अंदर रिजॉल्व कर देंगे, और इसके लिए हमने फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स बनाई है। इसके अलावा 1950 जो हेल्पलाइन है, मोबाइल हेल्पलाइन है, उस पर भी शिकायत की जा सकती है। हमने 5 लैंडलाइन नंबर्स ले रखे हैं, 5 ऑपरेटर राउंड द क्लॉक वहाँ पे बैठते हैं, शिफ्ट में ड्यूटी है। किसी को भी कोई शिकायत करनी हो, किसी को कोई जानकारी लेनी हो, कोई वोटर कार्ड के बारे में पता करना चाहता हो, वो 1950 हेल्पलाइन पे कॉल करके ले सकता है। उसकी बाकायदा प्रॉपर रिपोजिटरी बनाई जाती है, नोट किया जाता है कि किसने कंप्लेंट रेज की और उस पर आगे क्या उस पर कार्रवाई की गई। एनफोर्समेंट करने के लिए जैसे मैंने कहा फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स तो हमने बनाई हैं 20। इसके अलावा स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स भी बनाई हैं जो कि 12 नाकों पे लगी रहेंगी। ये भी टीम डिप्लॉय कर दी गई हैं। रैंडम तरीके से व्हीकल्स की चेकिंग करेंगी, ये स्टेशनरी रहेंगी, स्थिर रहेंगी, मूवमेंट नहीं करेंगी, लेकिन सारे रैंडम तरीके से व्हीकल्स चेक करेंगे। वीडियोग्राफी की करी जाएगी व्हीकल चेक करते टाइम, और अगर उसमें एमसीसी की वायलेशन में कोई ऐसी कैश लिकर या ऐसी चीज़ पकड़ी गई तो उसको जब्त किया जाएगा। इसके अलावा वीडियो सर्वेलेंस टीम्स और वीडियो व्यूइंग टीम्स भी बनी है। जो भी कोई पॉलिटिकल आयोजन होगा उसकी वीडियो सर्वेलेंस के टीम के द्वारा वीडियोग्राफी की जाएगी, और ये देखा जाएगा कि उसमें कहीं मॉडल कोड का वायलेशन तो नहीं हुआ। और जो वीडियो व्यूइंग टीम है वो उस वीडियो को देख करके उस कैंडिडेट के खर्चे की गणना करेगी, और उसके एक शेडो रजिस्टर जो हम मेंटेन करते हैं उसमें उसका खर्चा लिखा जाएगा। जब भी कैंडिडेट नामांकन भरने के लिए आएगा तो हम उसको एक अकाउंट रजिस्टर देते हैं जिसमें वो अपना अकाउंट मेंटेन करता है। पैरेलली हमारी जो अकाउंटिंग टीम्स हैं वो शेडो रजिस्टर मेंटेन करती है, उस कैंडिडेट का खर्चा वो भी मेंटेन करते हैं। तो इन दोनों का बाद में मिलान किया जाता है। जैसे मैंने कहा इसके लिए हमने हर विधानसभा में अकाउंटिंग टीम्स बनाई है, जिसमें हर एक कैंडिडेट का खर्चे का विवरण जो है वो अकाउंटिंग टीम्स अपने शेडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर में लिखेंगी, और एक फोल्डर ऑफ एविडेंस भी बनाएंगे जिसमें वो उन खर्चों का एविडेंस भी साथ लगेगा। ये प्रक्रिया भी जो है हमने चालू कर दी है। कैंडिडेट्स को अगर कोई भी परमिशंस लेनी है, चाहे वो गाड़ियों की लेनी हो, चाहे कोई रैली की लेनी हो, चाहे उनको कोई रोड शो निकालना है, लाउड स्पीकर्स की परमिशन है, हेलीकॉप्टर्स की परमिशन है, वो स्टार कैंपेनर्स की परमिशन है, ये सारी परमिशंस एक सुविधा करके पोर्टल है इलेक्शन कमीशन का, उस पर वो अप्लाई कर सकते हैं। उनको किसी भी ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं है, उस पोर्टल पे अप्लाई करें और हम 24 घंटे के अंदर अंदर परमिशन जारी करेंगे। जिन जिन विभागों से एनओसी ली जानी है वो हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो। इन सब की परमिशन हम इकट्ठा करके विद इन 24 आवर्स जो रेस्पेक्टिव आरओ है वो परमिशन जारी करेगा। इसके लिए भी डेडिकेटेड टीम्स हमने लगाई हुई है। साथ ही असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हर एक विधानसभा में लगाया है, और सेक्टर ऑफिसर्स लॉ एंड ऑर्डर पर्पज के लिए हमने 101 सेक्टर ऑफिसर्स हमने पूरे जिले में लगाए हैं। हर एक सेक्टर ऑफिसर के पास अंदाजन 15 बूथ हैं। उसका काम रहेगा कि उन 15 बूथ की वो सुपरविजन करेंगे। इलेक्शन कमीशन भी यहाँ पे ऑब्जर्वर्स भेजती है, तो एक जनरल ऑब्जर्वर 2 सीटों के लिए एक जनरल ऑब्जर्वर इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किया है। तो यानी पूरे जिले में जो 4 सीटें हैं उनके लिए 2 जनरल ऑब्जर्वर, 2 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर और 1 पुलिस ऑब्जर्वर, ये जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा भेजे जाएंगे।
एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स आज रिपोर्ट कर देंगे और जो जनरल ऑब्जर्वर्स हैं वो 11th को दे विल बी रिपोर्टिंग इन द डिस्ट्रिक्ट। वो भी ये नज़र रखेंगे कि पूरी इलेक्शन की प्रोसेस सौहार्दपूर्ण तरीके से हो और नियमानुसार हो, कहीं भी रूल्स का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का किसी का भी कोई वायलेशन ना हो। लॉ एंड ऑर्डर की चूंकि मैं अभी बात बता रहा था, तो जो हमारे 1504 बूथ है उनमें से लगभग 200 बूथ हमने क्रिटिकल रखे हैं। 200 बूथ हमने क्रिटिकल रखे हैं। क्रिटिकल इस आधार पर रखे गए हैं जहाँ पे हमें ये अंदेशा है, आशंका है कि कुछ ग्रुप ऑफ वोटर्स में आपस में वायलेंस हो सकती है, तनातनी हो सकती है, हॉटली कंटेस्टेड इलेक्शंस हो सकते हैं, या कुछ वोटर्स को वोट डालने से रोका जा सकता है, झगड़ा हो सकता है। ऐसे लगभग 200 बूथ को हमने इलेक्शन कमीशन को भेजा है क्रिटिकल डिक्लेयर करने के लिए, और वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जो है हरियाणा पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट भी की जाएगी। इसके लिए सफिशिएंट संख्या में पैरामिलिट्री की कंपनीज भी हम डिमांड हमने कर ली है। सबसे महत्वपूर्ण जब गुरुग्राम की बात आती है, जनरल परसेप्शन है कि इट्स अ वेरी अर्बनाइज्ड एरिया, तो आमतौर पे देखा गया कि वोटिंग परसेंटेज हमारा, वोटिंग टर्नआउट रेशियो रिलेटिवली कम रहता है। हालांकि लोकसभा इलेक्शंस में गुरुग्राम के वोटर्स ने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको बधाई देता हूँ। हमारा वोटिंग टर्नआउट रेशियो 62% था, जो कि आसपास के पूरे एनसीआर एरियाज में, चाहे वो दिल्ली की सभी लोकसभा सीट हों, चाहे गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद हों, उन सबसे बेहतर हमारा वोटिंग टर्नआउट रेशियो था। इस बार भी उम्मीद है कि चारों विधानसभाओं में वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहेगा। इसके लिए हमने काफ़ी सारी वोटर अवेयरनेस एक्टिविटीज़ की हैं। जैसे आरडब्ल्यूएस की हमने एक कंपटीशन शुरू की है। लोकसभा चुनाव में भी हमने आरडब्ल्यूएस का कंपटीशन किया था, और जिन आरडब्ल्यूएस में बेटर वोटिंग टर्नआउट था हमने उनको अवार्ड भी दिया। इस बार भी हम उनको रिवार्ड करेंगे, और हमने आरडब्ल्यूएस को कहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालें। और पिछली बारी बड़ी ये अच्छी बात थी, मेरे पास सोशल मीडिया के थ्रू भी और आप सब रिपोर्टर साथियों के थ्रू भी बहुत सारे मैसेजेस आए, जिसमें आरडब्ल्यूएस ने घर घर जाकर के वोटर्स को कहा कि आपका अभी वोट नहीं डला है, आप वोट डालने के लिए ज़रूर अपने बूथ पे जाएं। एक तो हमने आरडब्ल्यूएस में कंपटीशन भी कराया है, और हर एक आरडब्ल्यू में एक ओथ के लिए हम वॉल ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो हमने उनको कहा है कि वो लगाएं, और सारे लोगों को इकट्ठे करके ओथ दिलवाएं कि वो निष्पक्ष तरीके से मतदान करेंगे और वो बूथ पे वोट डालने जरूर जाएंगे। अर्बन अपैथी को रोकने के लिए आमतौर पे देखा गया है कि अर्बन एरियाज में, पर्टिकुलरली हाई राइजेस में रहने वाले लोग कई बार वोट डालने नहीं जाते, क्योंकि उनको इनकन्वीनियंस फील होती है कि उनका बूथ 2-3 किलोमीटर दूर है, किसी गांव की सरकारी स्कूल में है। तो हमने 126 ऐसे बूथ बनाए हैं, 126, जो हाई राइजेस के अंदर ही हैं, चाहे उनके क्लब हाउस में है, चाहे उनकी सोसाइटी के अंदर जो स्कूल है उसमें है, डिस्पेंसरी में है, कोई भी कॉमन बिल्डिंग में है। तो 126 बूथ ऐसे बनाए गए हैं। 52 बूथ लोकसभा से पहले बनाए थे, और 74 जो है हमने इस दौरान डिफरेंट डिफरेंट आरडब्ल्यूएस की रिक्वेस्ट के बेसिस पे हमने बनाए हैं। तो हमारा मानना है कि इन 126 बूथों में लगभग हमने 1.5 लाख वोटर्स को जोड़ा है। तो ये एक हमारे लिए बड़ा एक प्लस साबित होगा, और इन हाई राइजेस में विशेष करके वोटिंग परसेंटेज इस बार बेहतर रहेगा, और जो अर्बन अपैथी है इससे लड़ने में, काउंटर करने में हमें मदद मिलेगी। हमने कॉलेजेस को भी अप्रोच किया है। हमारे 41,000 वोटर्स ऐसे हैं जिले में जो 18-19 साल के हैं, यानी जब जब वोट डालने की आपकी शुरुआती उम्र होती है 18 साल, उसके 2 साल के अंदर अंदर के जो वोटर हैं वो 41,000 हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इन वोटर्स को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करें, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि युवा कई बारी समहाउ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते वोटिंग में। तो हमने इनको जोड़ने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम्स करे हैं, यूथ के लिए सेल्फी कैंपेन्स और इस तरह के अलग अलग क्विज कॉम्पिटिशन ये सब चलाए हैं, ताकि ये 41,000 को हम स्पेशली टारगेट करके इनको बूथ तक लेके आ सकें। अगर हम इन 41,000 जो यूथ हैं इनकी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा सकें, तो हमारे लिए एक ये बड़ी कामयाबी होगी। जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो एजड लोग हैं, उनके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक प्रोविजन दिया है जिसको हम होम वोटिंग भी कहते हैं। तो हमने फॉर्म 12 जो है वो अ, सारे ऐसे एलिजिबल होम वोटर्स को बांट दिया है। फॉर्म 12 में उनको अपनी सहमति देनी होती है कि वो बूथ पे जाके वो वोट करना चाहेंगे या घर पे ही होम वोटिंग करना चाहेंगे। हमारे ज़िले में लगभग 20,000 ऐसे वोटर्स हैं जो 85 साल से 85 ईयर्स से ऊपर हैं, एंड हेंस दे आर एलिजिबल फॉर होम वोटिंग। सिमिलरली लगभग 9,000 के आसपास ऐसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं जो एलिजिबल हैं होम वोटिंग। इन 29,000 लोगों को हमने फॉर्म 12 बंटवाए हैं, और
आने वाले 4-5 दिन में हम उनके भरे हुए फॉर्म्स कलेक्ट कर लेंगे। जो लोग ये कंसेंट देते हैं कि हम होम वोटिंग करेंगे, तो हम उनको फिर अपनी टीम में बना करके एक्चुअल वोटिंग डेट है जो 5 अक्टूबर, उससे पहले ही उनके घर पे हमारी टीमें जाएंगी और पोस्टल बैलेट के थ्रू उनका वोट डलवाएंगे। लोकसभा चुनाव में भी लगभग हमने ऐसे 2000 लोगों को होम वोटिंग कराई थी। इस बार भी हमारी कोशिश है कि जितने भी लोग ऑप्ट करेंगे होम वोटिंग के लिए, उनको हम घर पे वोट डलवाएंगे। फिर भी हमारी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि वोटिंग जो डे है वो आपका एक लोकतंत्र का पर्व है, त्यौहार है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बूथ तक आएँ, अपनी एक्सपीरियंस करें वोटिंग को। तो उसके लिए हमने पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी भी शुरू की है, जो कि विशेषकर सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए रहेगी। ये लोग 1950 हेल्पलाइन पे फ़ोन करके अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस नोट करवा सकते हैं और हमारी तरफ से उनको पिकअप करके बूथ तक छोड़ा जाएगा वोटिंग के लिए और वापस इनको घर छोड़ा जाएगा। इसी प्रकार से हमने लोकसभा इलेक्शंस में लगभग 500 बूथों पे वॉलंटियर्स तैनात किए थे। ये वॉलंटियर्स एनसीसी एनएसएस के बच्चे थे। ये पहली बारी इस तरह का प्रयोग यहाँ पे किया गया और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने खुद इन एनसीसी एनएसएस के वॉलंटियर्स के बच्चों से इंटरेक्शन किया। वो बच्चे इतने खुश थे, क्योंकि वो खुद तो वोटर्स उनमें से ज़्यादातर लोग नहीं हैं, क्योंकि वो 18 साल से कम है, लेकिन एक तो उनकी जागरूकता इससे बहुत बढ़ी। उनको लोकतंत्र के प्रति, वोटिंग के प्रति इतनी जानकारी मिली और उनमें एक जज्बा आया, प्रण आया कि भाई हम भी जब एलिजिबल होंगे तो अपना वोट बनाएंगे और वोटिंग करेंगे। तो वो एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि उस एज ग्रुप के बच्चों को हम लोकतंत्र के साथ, डेमोक्रेसी के साथ, वोटिंग के साथ, मतदान के साथ जोड़ें। तो ये जो वॉलंटियर्स अपॉइंट करने की प्रोसेस में एक तो हमारी ये कामयाबी रही कि उससे हमने उनको एक तरीके से मोबिलाइज़ किया, उनको हमने लिटरेट किया, इस चीज़ के बारे में बताया। और दूसरा, ये जो वॉलंटियर्स हैं, ये वहाँ के जो सीनियर सिटीजन्स उस बूथ के लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स वहाँ आते हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी आते हैं, उनके लिए बहुत मददगार साबित हुए। चाहे उनको हाथ पकड़ करके बूथ के बाहर तक ले जाना हुआ, चाहे उनकी लाइन मैनेजमेंट प्रॉपर करना हुआ कि मेल, फीमेल, पीडब्ल्यूडी, सीनियर सिटीजन की लाइन ठीक से लगे, चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट हुआ, चाहे इनको वेटिंग एरिया में, बरामदे में कहीं बिठाना हुआ, चाहे इनको पानी पिलाना हुआ, इन सब चीज़ों में इन वॉलंटियर्स ने हमारी बड़ी मदद की। इस बारी हमारी कोशिश रहेगी कि सभी 1504 बूथों पे हम ऐसे 2-2 वॉलंटियर्स अपॉइंट करें। उसके लिए हम एनसीसी एनएसएस के जो वॉलंटियर्स हैं, जो वॉलंटरी इसके लिए आगे आते हैं, उनको हम अप्रोच करेंगे। टोटल 1504 बूथों पे लगभग लगभग हमारे 12,000 पोलिंग पर्सनल अपॉइंट होंगे। उसकी प्रक्रिया भी हमने शुरू कर दी है। उनकी ट्रेनिंग भी जल्दी ही कराई जाएगी। 3 चरणों में ये ट्रेनिंग होगी। 3 बार ही हम उनको ट्रेन कराएंगे। एक बार जनरल इलेक्शंस के बारे में बताया जाएगा, ईवीएम से जो ट्रेनिंग ईवीएम से उनके पे हैंड्स ऑन करके दिखाया जाएगा, और लास्ट में डिस्पैच से पहले सारी रजिस्टर्स और एक पूरी प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाएगी, ताकि 4 अक्टूबर को पोलिंग से एक दिन पहले जब ये जाएंगे अपने अपने बूथ पे, तो इनको पूरी जानकारी रहे किस प्रकार से इनको पोलिंग प्रक्रिया आगे कंडक्ट करवानी है। तो ये सारी तैयारियां मेरी तरफ से मैं आपको बताना चाह रहा था। आप लोगों के कोई भी सवाल या सुझाव होंगे तो नमस्कार। माइक की परमिशन सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक दी जा सकती है। तो उसमें या तो सी विजिल पे शिकायत डाल दें या सिर्फ 1950 नंबर पे फोन करके बता दें। सिर्फ कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ हमें लोकेशन भी बता देंगे कि 10 बजे के बाद फला लोकेशन पे लाउड स्पीकर से वायलेशन हो रहा है, तो हमारी एफएसटी जाके उसको बंद करा। जी, आप जरूर हमें नॉलेज में लेके आए, उससे आगे बंद करें। बिल्कुल आते हैं जी। बिल्कुल है। नहीं, इस बार हम क्या करेंगे कि एक तो हमने हर एक बूथ पे ये इंश्योर करना है, करेंगे हम लोग कि एक पैरामेडिक स्टाफ फर्स्ट एड किट्स के साथ रहे लोकेशन पे, नॉट एट द बूथ। जैसे एक बूथ पे मान लीजिए 3 लोकेशन, एक लोकेशन पे 3 बूथ हैं, तो उस लोकेशन पे एक पैरामेडिक स्टाफ फर्स्ट एड के साथ रहे, जिस भी बूथ पे जरूरत पड़े वो वहाँ कैटर कर ले।
ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी 100% इंश्योर की जाएगी। पिछली बार भी हमने, क्योंकि बूथ ऐसी जगह बनाए गए हैं स्कूल्स में या क्लब्स में जहाँ पे जनरली ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल रहता है, स्कूल के बच्चे भी यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बट फिर भी अगर इस तरह की कोई इशू है तो मैं खुद पर्सनली एग्जामिन भी करूँगा, और हम बल्कि जो उस बूथ लेवल ऑफिसर है BLO, उससे रिटर्न में एफिडेविट लेंगे कि उसने इंश्योर कर लिया है कि वहाँ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, वहाँ वेटिंग फैसिलिटी है, जो सीनियर सिटीजन या कोई ये लोग आएंगे तो बरामदे में या कहीं पे वो अपना बैठ करके वेट कर सकते हैं। पीने की पानी की फैसिलिटी है, टॉयलेट फैसिलिटी है, ये सारी चीज़ें हैं। ये सेक्टर 70 में एक इवेंट था जिसकी परमिशन STM के द्वारा पहले दी गई थी। एक रिलीजियस इवेंट था ये। मैं स्पेसिफाई भी कर दूं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी रिलीजियस इवेंट को पॉलिटिकल एक्टिविटी के साथ क्लब नहीं किया जा सकता। तो अगर रिलीजियस इवेंट है, चाहे वो ओपन एरिया में हो रहा हो, चाहे मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, या किसी भी रिलीजियस प्लेस पे हो रहा हो, वहाँ सिर्फ उससे संबंधित चीज़ें ही हो सकती हैं। अगर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है तो वो सीधे सीधे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन में आ जाता है। तो परमिशन भी इस ग्राउंड पे दी गई थी। लेकिन कल जो उसकी इनफैक्ट कैंसिलेशन की जो बात आई है परमिशन, वो तो मेनली इस करके आई, कल वहाँ की जो परिस्थितियाँ देखी गई मेरे नॉलेज में, उस इलाके के, उस एरिया के SDM और DC टीम द्वारा भी लाया गया, और उन्होंने भी अपने मौका विजिट करके देखा कि कल हैवी रेनफॉल की वजह से काफ़ी वाटर लॉगिंग वहाँ पे थी। ये बिल्कुल प्रबंध नहीं थे। मेरे ख्याल से जो मुझे बताया गया कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए थे और किस प्रकार से वो निकलें उसके भी बढ़िया प्रबंध नहीं थे। बहुत सारी इलेक्ट्रिक वायर्स ऐसी थी जो अगर वाटर लॉग्ड एरिया में जाती हैं तो जान माल का नुकसान हो सकता था। स्टैम्पीड होने की, भगदड़ होने का एक अंदेशा उसमें बना हुआ था। तो हमने ये, प्रशासन ने, वहाँ के SDM ने, पुलिस ऑफिसर्स ने मिल करके, जो भी आयोजक थे उनसे बातचीत की और उनको यही कहा कि अगर जब तक आप स्थिति इम्प्रूव करते हैं तब तक के लिए आप इसको स्थगित कर दें, क्योंकि इसमें आगे अदरवाइज कोई कैजुअलिटी या नुकसान हो सकता है। दैट वाज द रीज़न जिसके बेसिस पे परमिशन विड्रॉ की गई है। अगर सिचुएशंस बिल्कुल नॉर्मल होती हैं और दोबारा परमिशन के लिए अप्लाई किया जाता है तो हम दोबारा परमिशन दे देंगे। एग्जैक्टली, नॉट एट ऑल, इट वाज नॉट, मतलब उस तरह की कोई हमारे पास शिकायत भी नहीं आई कि कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ। लेकिन मेनली कल के जो वीडियोस और कल की जो परिस्थितियां वहाँ देखी गई, 2-2, 3-3 फुट पानी, जिसमें पानी, लोग इकट्ठे, 1000-2000 लोग एक सेक्टर में एक एक करके निकल रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है, उसमें कोई भी अनहोनी घटना जो है बहुत आसानी से हो सकती थी। अगर एक आदमी भी पानी में गिर गया और उसके ऊपर से लोग कुचल के चले गए तो यू नेवर नो। और विशेष करके जो बिजली के तार हैं, अगर एक भी बिजली का तार उसमें पानी को छू जाए तो बहुत बड़ी कैजुअलिटी होने की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में परमिशन कंटिन्यू नहीं की जा सकती थी, इसलिए हमने विड्रॉ। 200 जो क्रिटिकल बूथ आपने आइडेंटिफाई, इस एरिया में कुछ क्रिटिकल, तो इसमें बूथ की सूचना हम आपको एग्जैक्टली तो बूथ नंबर और डिटेल तो नहीं बता सकते, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन से कहती है कि उनको पब्लिकली डिस्क्लोज ना किया जाए, क्योंकि ये चीज़ आपसी सौहार्द को थोड़ा सा अफेक्ट कर सकता है। लेकिन लगभग लगभग ये चारों विधानसभाओं में है। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल पटौदी और सोहना में है जो हमारे ये बूथ हैं, और विशेष करके उन एरियाज़ में हैं जहाँ या तो आपस में पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से पहले कोई झगड़ा हुआ है, या रिलीजियस एंगल से कोई झगड़े की अंदेशा है, या कास्ट लाइंस पे झगड़े का अंदेशा है। इस ग्राउंड्स पे हमने आइडेंटिफाई। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और मैं इनफैक्ट ये पूरी प्रोसेस में बताना, ये चीज़ छूट गई थी। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो 29,000 लोग हैं टोटल जो हमारे ज़िले में एलिजिबल हैं होम वोटिंग के लिए, इनको अभी हमने फॉर्म 12 डिस्ट्रीब्यूट किया है। 5 दिन तक ये अपना फॉर्म 12 भर के दे देंगे कंसेंट कि हमें घर पे ही वोट करनी है। जितने लोग कहेंगे कि हमें घर पे वोट करनी है, विधानसभा वाइज इनका शेड्यूल बनेगा कि हमारी टीम किस वोटर के यहाँ कितने बजे जाएगी। उसके लिए मल्टीपल टीम्स लगाते हैं, एक दो गाड़ियाँ तैयार करते हैं, उसमें दो लोगों की पोलिंग पार्टी, मत जो बेसिकली आपका कलेक्टिंग मतपेटी टाइप जो है वो, पोस्टल बैलेट्स, एक सुपरवाइजर जिसको सेक्टर ऑफिसर कहते हैं, एक वीडियोग्राफर जिसकी प्रेजेंस में सारी प्रक्रिया होती है, ये और BLO, ये सारे लोग बैठ करके जाते हैं।
और आमतौर पे हम ये प्रक्रिया 2-3 दिन में पूरी करा लेते हैं। तो एक टीम को लगभग कहा जाता है कि 50 से 2-3 दिन में 50-60 लोगों के यहाँ वोट डलवाओगे। इस प्रकार से मल्टीपल टीम्स बनाते हैं। तो ये जो शेड्यूल हम बनाते हैं, इसको हम पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के साथ शेयर करते हैं। और हम कैंडिडेट्स को ये भी बताते हैं, मैंने कम से कम 5-6 मीटिंग्स पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ली हैं अभी तक, क्योंकि कैंडिडेट्स थे नहीं। अब आगे कैंडिडेट्स के साथ भी आर मीटिंग करेंगे और उनको भी सूचना ये देंगे। तो कैंडिडेट्स को ये बताया जाता है कि आपका कोई भी ऑथोराइज एजेंट है वो इस पोलिंग पार्टी के साथ जा सकता है, घर तक जा सकता है, घर के अंदर भी जा सकता है। हम घर के अंदर जाने के बाद एक छोटा सा कंपार्टमेंट बनाते हैं, एक जो शीट होती है उससे, उसके अंदर वो नहीं जाके देख सकता कि किसको वोट डाला गया, लेकिन घर के अंदर तक जाकर के ये जरूर देख सकता है कि ये जो वोटर है जेन्युइन वोटर है या नहीं, क्या ये 85 साल से ऊपर और पीडब्ल्यूडी है या नहीं है, और होम वोटिंग की क्राइटेरिया फॉलो करता है नहीं। तो ऑल द कैंडिडेट्स दे कैन सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव विद दीज टीम्स, और उन कैंडिडेट्स की प्रेजेंस में ही हम वोटिंग कराएंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, इसमें मैं अगेन प्रोसीजर क्लियर करूँ, आपने ये जो पूछा है, जितने भी हमारे एम्प्लॉई हैं, ये बल्कि हालांकि थोड़ी जटिल प्रक्रिया है। सो उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करूंगा। मान लीजिए एक पुलिस का जवान है और एक हमारा टीचर है यहाँ पे। पुलिस के जवान की ड्यूटी बूथ पे लगी, टीचर की भी बूथ पे पोलिंग ऑफिसर के तौर पे लगी, पुलिस जवान की सिक्योरिटी पर्सनल के तौर पे लगी। एक मान लीजिए अम्बाला जिले में उसका वोट है और एक का हिसार जिले में है, हिसार विधानसभा में। तो वो हमें फॉर्म भर के देते हैं, जिसको जिसको फॉर्म पोस्टल बैलेट के लिए फॉर्म 12 कहते हैं। वो भर के देंगे कि मेरा पोस्टल बैलेट वहां से मंगवाया जाए। हम इतने ये सारे फॉर्म कलेक्ट करेंगे पूरे हमारे ज़िले में जितने आए, और हम इसको सेग्रीगेट करेंगे ज़िले वाइज। हिसार के एक जगह रख लेंगे, अम्बाला के एक जगह रख लेंगे, सिरसा के एक जगह रख लेंगे, ऐसे करके फिर हम वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं, डीसीज हैं, उनको फॉर्म भेज देंगे। वो उसको फिर वहाँ विधानसभा वाइज छांटेंगे, और वो अपने वहाँ के आरओ को भेजेंगे। वहाँ का आरओ पोस्टल बैलेट जारी करेगा उस विधानसभा का, जिसमें उसको उस विधानसभा के कैंडिडेट्स की सूची होगी, और वो सील्ड तरीके से वो हमारे पास आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे सेक्टर 14 में बूथ बनाते हैं, जहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग होती है। वो पोस्टल बैलेट किसी को नहीं दिए जाते, वो वहीं बूथ पे रखे रहते हैं। पोलिंग पार्टी वहाँ पे रहती है, 4 लोगों की, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अल्टरनेट प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सिक्योरिटी रहती है। कैंडिडेट्स को कहा जाता है कि वो अपने एजेंट्स भी वहाँ पे बूथ पे बैठाएं। तो टिपिकली जैसे नॉर्मल इलेक्शन वाले दिन ईवीएम वाला बूथ फंक्शन करता है, वैसे ही ये बूथ काम करता है। और जो भी एम्प्लॉय ट्रेनिंग लेने आता है वहाँ पे इलेक्शन की, उसको कहा जाता है कि भाई आप अपने जिले के बूथ पे जाओ और वहाँ वोट डाल दो, आपका बैलेट पेपर वहाँ आपको मिल जाएगा। वो वहाँ जाता है, अपना नाम डिटेल बताता है, उसका बैलेट पेपर उसको निकाल के दे दिया जाता है। वो वोट डालता है और उसको पेटी में डाल देता है। तो ये प्रक्रिया रहती है। ये वोट किसी को नहीं दिए जाते, ये बेसिकली यहीं जो हमारा स्ट्रांग रूम है उसमें रखे जाते हैं, और वो खुद एम्प्लॉय वोट डालता है, उसका बाकायदा आइडेंटिफिकेशन आईडी प्रूफ भी देखा जाता है। और कैंडिडेट्स के एजेंट्स भी वहाँ बैठे रहते हैं, किसी को ऑब्जेक्शन हो तो वो भी देख सकते हैं। नहीं, उसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। तो हमने क्या किया है, यहाँ हर एक आरओ के पास एक पुलिस का नोडल आदमी, एक एमसीजी का नोडल आदमी, एक फायर का नोडल आदमी आरओ ऑफिस में ही बिठा दिया।
तो जैसे ही किसी ने अप्लाई किया वो वहीं की वहीं परमिशन दे देंगे, कहीं एप्लीकेशन को जाने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, जो प्राइवेट आदमी कोई परमिशन लेना चाहे, ठीक है, दैट्स अ वैलिड पॉइंट। मतलब नॉन पॉलिटिकल कोई एक्टिविटी है, रिलीजियस एक्टिविटी है, और उसके लिए कोई परमिशन चाह रहा है तो कई बार ये डिले होता है। वी विल एंश्योर कि ये भी अगेन टाइम बाउंड तरीके से हो सकता है, विद इन 24 आवर्स तो ना हो पाए, बट एटलीस्ट 2-3 दिन के अंदर अंदर ये परमिशन जारी हो जाए, इसकी गाइडलाइंस में खुद जारी करूँगा।